अपने पढ़ाई को ना छोड़ें, स्ट्रगल को ना छोड़ें, क्योंकि यही उन्हें आगे जाके ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने उस टाइम छोड़ा नहीं तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। सर, टीएनसी से मैं पिछले 2024 जुलाई 2024 से जुड़ी हुई हूँ। कुल जो टॉपिक्स में मुझे कन्फ्यूज़न होती थी, वो मैं एडवांस सीरीज़ से देख लेती थी। वो काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट करते थे। अवधेश सर के लिए मैं इस बात के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर करवाए हैं, जो मतलब काफ़ी आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू टेक दिस। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे माई सेल्फ वोदा पलारिया असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एक बार फिर से सभी साथियों का इस इंटरव्यू सीरीज के अंदर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जबरदस्त रैंकर्स के साथ टीएनसी हमेशा परफॉर्मेंस दे रही है और इस बार भी टीएनसी से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान बना है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं श्वेता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय एक ऑल इंडिया रैंक 69 को हासिल करके? सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वो आपके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि इस समय आप बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है और खुशी तो बनती है और होनी भी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स के एक्सपीरियंस है जो जानने की कोशिश करेंगे, जो आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है वो आपको देख के पता लगा सके कि इन्होंने क्या गलतियां की है और वो गलतियां हमें नहीं करनी है। वो सारी चीजें आज हम आपसे पूछने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर, मेरा नाम श्वेता नेगी है और मैं बेसिकली पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो पौड़ी गढ़वाल से ही ली है और मैंने जो अपनी नर्सिंग है वो देहरादून स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून से कंप्लीट करी है। ओके, जस्ट आप 2024 में पास आउट हैं और 2025 के अंदर आपने सफलता हासिल की है। एक साल का संघर्ष रहा है आपकी लाइफ में, तो इसी दौरान आपने कितने एग्जाम दिए और कौन से एग्जाम के अंदर सफलता प्राप्त की और कौन से एग्जाम के अंदर आपको असफलता प्राप्त हुई? सर, मैंने टोटल 3 एग्जाम्स दिए थे इस बीच में। सबसे पहले जैसे ही मैं पास आउट हुई थी उसके बाद जुलाई में हमारा ईएसआईसी वाला कंडक्ट हुआ था एग्जाम, तो मैंने वो दिया था और उसमें मैं क्वालिफाइड थी। उसके बाद हमारा तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया था, तो इस वजह से अभी उसमें मेरा हो नहीं पाया। उसके बाद मैंने नॉर्सेट 7 दिया था एंड सर नॉर्सेट 7 में मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, जनरल कैटेगरी होने के कारण मेरा हो नहीं पाया 400 उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने ओके, सीआरई दिया एंड सीआरई का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। उसमें मुझे मतलब वो एक सेटबैक था, मतलब मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा मेरा बेकार रिजल्ट रहा। उसमें मेरी 2000 समथिंग रैंक रही। फिर उसके बाद मैंने नॉर्सेट 8 दिया, फाइनली अभी ऑल इंडिया रैंक 69 फिर इसमें अचीव करी। मतलब संघर्षों का सामना तो लगातार कंटिन्यूसली रहा है। हर एग्जाम में यस। आपने संघर्ष किया है और संघर्ष के बावजूद यहाँ तक पहुंचे हैं। मेहनत तो हर जगह पे आपने 101% की थी। टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ? सर, टीएनसी से मैं पिछले 2024 जुलाई 2024 से जुड़ी हुई हूँ। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि जब मैंने अपनी थ्योरी लगभग कंप्लीट करी थी, क्योंकि एग्जाम पास आने वाला था, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ। तो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे ये सजेस्ट किया था, जो कि पहले से इसकी मेंबर है, और उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि तुम टीएनसी ट्राई करो, वो काफी अच्छा है, उसमें रैंक आती है, उसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं, तुम अपने को एनालाइज कर पाते हो। तो उस टाइम से जुलाई 2024 से मैंने टीएनसी के साथ जुड़ी और उसके बाद से मैं कंटिन्यूअसली टीएनसी के साथ जुड़ी हुई हूँ। ओके, उसके बाद आप टीएनसी में लगातार कंटिन्यूसली एग्जाम दे रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम आज सभी के सामने है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इतना जो फेलियर होता है बच्चों, क्योंकि पहले तो होता था कि एक साल में एक एग्जाम होता था, लेकिन अब एक साल में भी 4-5 एग्जाम हो जाते हैं। तो बच्चा अपना एक्सपीरियंस 4-5 एग्जामों में निकाल लेता है कि भाई हाँ, इस एग्जाम में मेरा फेलियर, इस एग्जाम में मेरा फेलियर, इस एग्जाम में मेरा फेलियर, इसमें मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा, इसमें मेरा जनरल की होने की वजह से रुक गया। तो बहुत सारी सिचुएशंस रहती है। तो इन सिचुएशंस में क्या लगता है कि हमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है, एमसीक्यू पार्ट है, किस प्रकार से फोकस करना चाहिए? सर, मेरे मेरे हिसाब से 50-50 है दोनों का। मतलब थ्योरी भी तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, एमसीक्यू भी तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम जब मैंने नॉर्सेट 7 दिया था तो उस टाइम मैंने थ्योरी में ज्यादा फोकस किया था, एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरी हो नहीं पाई थी, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। उसके बाद अभी जो मैंने नॉर्सेट 8 के लिए जब प्रिपेयर किया तो मैंने 50-50 दिया दोनों के लिए, थ्योरी भी एमसीक्यू भी। तो मतलब तुम्हारा दोनों चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए और एमसीक्यू भी क्लियर होनी चाहिए। मतलब तुम्हें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, जो तुम पढ़ रहे हो वो तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग भी ये सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ा दी तो सब कुछ हो गया, थ्योरी से सब कुछ हो जाएगा। हमने थ्योरी पढ़ाई, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे भाई, थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आज टॉपर्स खुद भी बोल रहा है कि थ्योरी पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होगा। थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% आपने उसको भागीदार बनाया, बहुत ज्यादा अच्छी बात है और बहुत जबरदस्त बात। एक बच्चा जो मैं कमेंट्स लेके आ रहा हूं कि इस सिचुएशंस के अंदर बच्चा क्या बोलता है कि सर मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा वीक है, हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हम टेस्ट सीरीज देते हैं, फिर थ्योरी पढ़ते हैं, तो मैनेज नहीं हो पाता, हम लोग मैनेज नहीं कर पाते अपने आप को। तो अपने आप को मैनेज करने के लिए श्वेता ने क्या किया? सर सेम मेरा भी यही था कि शुरू में मुझसे भी मैनेज नहीं हो पाया। जब मैं शुरू शुरू में थी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता था टेस्ट देना और थ्योरी को भी कंप्लीट करना। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारी कैप्चरिंग पावर बढ़ती जाती है। तुम रिवीजन उतनी जल्दी करते हो, टेस्ट उतनी जल्दी देते हो, उसे रिवाइज उतनी जल्दी करते हो। तो यही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इज द की, मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। वही तुम्हारा बहुत ही टाइम कंज्यूम बचाएगी। अच्छी बात बताई है। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है और प्रैक्टिस ही सब कुछ करती है। जो कि जैसा कि आप लगातार मेहनत करते हैं, लगातार कंटिन्यूअसली एग्जाम देते हैं, तो प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको बहुत परफेक्ट बना देती है। उस चीज से ही बहुत बड़ा फायदा निकल के आता है और वो चीज आपने की और बहुत ही शानदार। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है, मैं यूट्यूब से क्वेश्चन मेरे हाथ में, यहाँ पे मैं यूट्यूब को देख रहा हूँ और उसमें से क्वेश्चन लेके आया हूँ कि माइनस मार्किंग जो हर बच्चे की हाँ कमजोरी होती है। बहुत सारे बच्चे थ्योरी में तो बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन माइनस मार्किंग उनकी अच्छी नहीं होती है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ जी सर। माइनस मार्किंग का एक ही फंडा है कि आपको अपनी थ्योरी और अपना जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसको इतना ज्यादा, मतलब अपने ऊपर रेगुलर प्रैक्टिस करना है कि मतलब आपको समझ में आ जाए कि आपको कहाँ पे रिस्क लेना है। मतलब जैसे आपकी टेस्ट सीरीज है उससे ही मैंने अपनी माइनस मार्किंग को कंट्रोल किया। मतलब मैं डेली एनालाइज करती थी कि मुझसे कितने माइनस हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, और मेरे को कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। जो क्वेश्चन मुझे लगते थे कि ये सही है वो गलत होते थे, और जो जो मैंने छोड़े हुए रहते थे वो सही रहते थे। तो इसी से ही मतलब धीरे धीरे करके अगर अपनी थ्योरी क्लियर कर रहे हो और डेली डेली टेस्ट दे रहे हो, उन्हें फिर से एनालाइज भी कर रहे हो कि कहाँ पे तुम रिस्क ले सकते हो, कहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव नहीं बन रहा है, कहाँ पे बनेगा, तो उससे तुम्हारा नेगेटिव जो होगा वो काफी कंट्रोल हो जाएगा। ओके, हाँ, बहुत ही अच्छी बात बताई है और अच्छी बात है कि लगातार जब कंटिन्यूअसली आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद खुद से एनालिसिस करते हैं कि मेरी गलती कहाँ पर है। पढ़ना, देखो सीधी सी बात है, ये एक पूरा खेल है। क्वेश्चन सॉल्विंग इज ए आर्ट। हमेशा सुरेश सर बोलते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करना एक आर्ट है और उस आर्ट के बेसिस पे ही सारी चीजें कंप्लीट होती है। अब मैं जैसे आ जाता हूँ टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू बेच के बारे में, एडवांस सीरीज के बारे में। कैसा लगा आपको एडवांस सीरीज? सर एडवांस सीरीज बहुत अच्छा है। मेरे पास टाइम बहुत कम था इसलिए मैं कुछ ही वीडियोस उसकी देख पाई, बट जो वीडियोस मैंने देखी वो काफी अच्छी थी। मुझे ये भी एडवांस सीरीज के बारे में भी मेरी दोस्त ने सजेस्ट किया कि तुम एडवांस सीरीज देखो, वो भी काफी हेल्पफुल रही है। मतलब जो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं तुम्हारे, वो बिल्कुल जो टॉपिक्स में मुझे कंफ्यूजन होती थी वो मैं एडवांस सीरीज से देख लेती थी। वो काफी क्लियर कॉन्सेप्ट करते थे। अवधेश सर के लिए मैं इस बात के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी। सर ने बहुत अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाए हैं। जो टेस्ट सीरीज में भी वीडियोस आती हैं उसके सॉल्यूशन में, वो भी मैं पूरा देखती थी, वो भी काफी हेल्पफुल रहती थी। ओके, एक मीसा खान ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें बताइए कि टीएनसी टेस्ट सीरीज लेना बेनिफिट है या नहीं? टोटली बेनिफिशियल है, टोटली बेनिफिशियल है। मैं आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू टेक दिस टेस्ट सीरीज। मतलब काफी ज्यादा तुम प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट तुम्हें सिखा देता है। तुम कौन सी रैंक में हो, कितनी गहरे पानी में हो, ये सब चीजें तुम्हें पता चल जाती हैं इसे देते देते। और मतलब काफी आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू टेक दिस। एक बच्चे का और क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन बच्चों के ही क्वेश्चन आपसे पूछने की, टॉपर्स के मन से बातें निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर स्टडी में मेहनत करता हूँ, बार बार करता हूँ, लेकिन मन हट जाता है। बार बार ऐसा लगता है कि यार अब बहुत हो चुका, अब मेरा सिलेक्शन में 2 बार से 3 बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं बार बार फेलियर का सामना कर रहा हूँ। अब तो घर वाले पैसे भी नहीं भेज रहे हैं और घर वाले भी ऐसे बोल रहे हैं कि अब तेरी नौकरी लगने का चांसेस बहुत कम है, तू प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस में उतर जा या हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले। ऐसी सिचुएशंस हैं, तो ऐसी सिचुएशंस से मैं क्या करूं?
ये एक बच्चे ने क्वेश्चन से पूछा है और मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जवाब देना चाहेंगी? आप अपने स्ट्रगल्स को इस क्वेश्चन से क्या रिलेट करके बताना चाहेंगी? हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई भाई हैं 2, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। मतलब मेरे को खुद में विश्वास नहीं था जितना उन लोगों को मेरे पास वो विश्वास था। वो हमेशा कहते थे, "तू कर लेगी, तू कर, तू प्रैक्टिस कर, तू कर लेगी, तू कर लेगी।" तो यही है कि हमें खुद में बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम कर सकते हैं। और ये फेलियर जो है एक सेटबैक होता है। जैसे कि अगर हम रेस करने वाले हैं तो उससे पहले 2 कदम पीछे चलते हैं, फिर आगे दौड़ते हैं। तो ये जो फेलियर्स होते हैं, ये सेम टू सेम वही होते हैं कि मतलब फेलियर तुम्हारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि तुम अच्छा उससे और ज़्यादा अच्छा कर सको। मतलब मेरा सीआरई का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, मेरा नॉर्सेट 7 का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, तो मेरे घरवाले यही बोलते थे कि ये तेरे को और स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाने के लिए है। देख लेना, तुझे तुझे कुछ और अच्छा रखा हुआ है तेरे लिए आगे, और तू कुछ और ज़्यादा अच्छा करेगी। ये कुछ नहीं है, आगे और अच्छा रखा हुआ है तुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो मतलब ये सबकी लाइफ में आता है कि फेलियर्स आएँगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन रहती है, स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन एट लास्ट जब तुम लोग वो एग्ज़ाम देते हो और उसे क्लियर करते हो, तो ये सब चीज़ें हमें फिर लगती है कि हमने कर दिखाया, एट लास्ट हमने कर दिखाया। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो इस फ़ेज़ में है, मतलब कि फेलियर की फ़ेज़ में है और वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, स्ट्रगल को ना छोड़ें, क्योंकि यही उन्हें आगे जाके ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने उस टाइम छोड़ा नहीं तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आप 90% पे हैं, सिर्फ 10% और चलने की बारी है। अगर आप हाँ जी। 10% चलेंगे तो 100% श्योरिटी के साथ सिलेक्शंस लेंगे। हिम्मत कभी भी नहीं हारना होता है, हिम्मत अगर आप हारेंगे, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस और कम हो जाते हैं। और सर एक और बात होती है कि मतलब जैसे ही हमें सक्सेस मिलने वाली होती है, मतलब हम लास्ट मोमेंट में रहते हैं, पीक में रहते हैं, उसी टाइम में हम हिम्मत हारने लग जाते हैं। उसी टाइम में हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे मतलब जैसे एग्जाम आने वाले होते थे, उससे 1 मंथ पहले मेरी लाइफ बहुत रोलर कोस्टर थी। मतलब मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, मैं बीमार पड़ती थी, ऐसे ऐसे। तो जो मेरे घर वाले हैं वो यही बोलते थे कि पीक पॉइंट में नहीं छोड़ना है, पीक पॉइंट में हमेशा थोड़ा-थोड़ा करते रहना है, जितना तुमसे हो रहा है उतना करते रहो। तुम्हें ज़रूर वैसे सक्सेस। वैसे भी मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ, इस इंटरव्यू के माध्यम से सारे बच्चों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कि भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है, कि आप सच में 80,000 के लायक हैं या नहीं है। 80,000 के लायक आपको बनने के लिए आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी, इमरजेंसी सिचुएशंस आएगी, और इस इमरजेंसी सिचुएशंस और स्ट्रगल वाली सिचुएशंस के लिए आप परफेक्ट हैं या नहीं है। तो भगवान एग्जाम से पहले आपकी हर बार परीक्षा लेता है, 1-2 बार फेलियर भी देता है, तो डरने वाली बात नहीं है। हमेशा लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर मेहनत करेंगे ना, तो श्योरिटी के साथ सिलेक्शन होगा। लगातार टीएनसी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो एक ना एक दिन पक्का-पक्का रैंकर्स बनेंगे। हो सकता है थोड़ा-सा आपको शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसके बाद कंटिन्यूअसली मेहनत कंटिन्यूअसली करेंगे तो 100% फायदा मिलता है। टीएनसी के अंदर पहला एग्जाम दिया था, कौन-सी रैंक आई थी? सर टीएनसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पीछे आई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम रैंक दिया था। मैंने फ्री सैटरडे टेस्ट था वो दिया था टेस्ट करने के लिए कि ये है क्या, मतलब टीएनसी टेस्ट सीरीज में होता क्या है। मेरी फ्रेंड ने बोला था तुम टेस्ट करने के लिए तुम फ्री सैटरडे दे सकती हो, तो मैंने फ्री सैटरडे टेस्ट दिया था। उसमें मेरी रैंक 10,000 से भी ऊपर थी, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे थी मैं उस टाइम पे। तो फिर खुद को धीरे-धीरे क्या टेस्ट। लगा? खुद को ऐसा क्या महसूस हुआ कि यार सच में मैं रेस में हूँ या नहीं? सर उस टाइम तो लगा कि शायद मैं रेस में हूँ भी नहीं, मुझसे हो भी पाएगा ये कि नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मतलब 10,000 बच्चे मुझसे आगे हैं, मैं ये कैसे करूँगी? फिर वही है कि थोड़ा बहुत रोज़-रोज़ प्रैक्टिस की, टेस्ट दिया रोज़-रोज़, तो उससे काफ़ी रैंक फिर सही आने लगी। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, बच्चे के जो क क्वेश्चन्स है, टीएनसी की क्वालिटी कंटेंट के बारे में आपकी क्या राय है? कंटेंट अच्छा है सर, मतलब नए-नए क्वेश्चन्स डालते हैं और रिगार्डिंग मतलब अगर वो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे भी कोई भी पेपर आता है, कोई भी एग्ज़ाम आता है कॉम्पिटिटिव, आप उसी का ही एक कॉपी टेस्ट हमारे उसमें डालते हैं रोज़-रोज़, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी है वो बहुत कम हो जाए। आरआरबी का था तो आरआरबी का डाला, ईएसआईसी था, ईएसआईसी डाला, सीआरई था, सीआरई डाला। तो इससे क्या होता है कि हम जो एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो ऐसा लगता है हाँ, ये तो हम डेली देते हैं, ऐसा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है काफ़ी अच्छा, और जो क्वेश्चन्स होते हैं उसी से रिलेटेड वैसे ही रहते हैं, वही पैटर्न रहता है, सिलेबस वही रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा इससे हमें हेल्प मिलती है और एंग्ज़ायटी बहुत लेवल बहुत नॉर्मलाइज़ हो जाता है।
एग्जाम के टाइम पे। वैसे तो मैं अगर बात करूं तो मार्केट में हजारों टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हजारों लोग बिल्कुल कम कॉस्ट और इससे भी बिल्कुल कम कॉस्ट कॉपी टू पेस्ट दे देंगे। लेकिन चीजें जो क्वालिटी जो होती है, देखो क्वेश्चन बनाना भी आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सबको लगता है कि हाँ आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं। एक लेक्चर को पढ़ाना आसान है, लेकिन उस उसके अंदर से क्वेश्चंस को मेकअप करना और उस लेवल के क्वेश्चन मेकअप करना जो एग्जाम में आए, उसी लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर हिट करे, वो बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और उस डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करने का काम जो कर रही है वो टीएनसी की पूरी टीम कर रही है। और जो क्वेश्चन आपको एग्जाम या टीएनसी के अंदर देखने को मिलता है, वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है। अब मैं एक बात करना चाहता हूं, एक बच्चा का कमेंट है कि सर प्रीलिम्स तो मैंने 3 बार निकाल लिया, लेकिन टॉपर से पूछा जाए कि मेंस क्यों नहीं निकल रहा है, क्या सर गलती कर रहा मेंस हूं के मैं? लिए ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मतलब यू हैव टू रिवाइज योर ऑल नोट्स। मतलब तुम्हें इतना मेंस और प्रीलिम्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो फिर सिर्फ एक बना रखा है कि मेंस बहुत टफ है, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस में हमें अपनी कंट्रोल करना है नेगेटिव मार्किंग को। जो हमें कितना अटेम्प्ट करना है, कैसा पेपर का लेवल है, ये हमें वहीं पे जाके पता चलेगा कि अगर हार्ड आया तो कम अटेम्प्ट करने, इजी आया तो ज्यादा करने। उस हिसाब से हमें अपने जो पेपर अटेम्प्टेशन है उसमें बहुत ध्यान देना है मेंस में। क्योंकि एक एक नंबर तुम्हारा, मतलब मैं सिर्फ एक नंबर से नॉर्सेट 7 में रुकी थी। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे कि मतलब अगर मैं एक नंबर भी ज्यादा लाती तो मैं अंडर 1000 होती और मैं अभी एम्स में होती। तो उस टाइम में मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारा एक जो नंबर है वो तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है। तो तुम्हें एक एक क्वेश्चन इतने फूक फूक के अटेम्प्ट करना है कि तुम बाद में तुम्हें बुरा ना लगे कि बाद में यार मैंने ये क्या कर दिया, ये क्यों अटेम्प्ट किया, या ये ऐसा कैसे कर दिया। मतलब तुम्हें खुद मतलब में ट्रस्ट होना हर एक कदम को बिल्कुल तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चाहिए। बढ़ाना होता है। और ये बिल्कुल मैं बात बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मैं हमेशा बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट, मेरे पास इतना डाटा एनालिसिस, और मैं हर वक्त पूरा काम जो मेरा फोकस है वो एनालिसिस पे रहता है कि कौन सा बच्चा को क्या गलती करता है। तो बच्चे क्या है, प्री को तो इतना इतना सीरियस ले लेते हैं और मेंस को सीरियस लेते ही नहीं, छोड़ देते हैं कि यार प्री हो गया तो उनको लगता है कि मेरा सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है, मेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अब मैं छोटा सा जल्दी से जल्दी, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है, उसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपने प्री में अटेंड किए, कितने मेंस में किए, कितने सही कितने गलत? सर एवरेज, सर मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, बट प्री में मैंने अराउंड 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे 19 अप्रोक्स रॉन्ग गलत हुए हो थे। गए थे। और मेरे, हाँ जी सर, और मेंस में मैंने सर 150 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 25 ऐसे रॉन्ग हुए थे, ऐसा कुछ था सर, गलत है। मुझे एग्जैक्ट ओके। नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मतलब मेरे प्री में बहुत ज्यादा मैंने नेगेटिव करे। मुझे उस बात का बहुत दुख था कि मैंने प्री अपना ऐसे दिया कि मतलब मैंने इतने नेगेटिव कर दिए, ऐसे कैसे हो गया। मतलब मैं खुद में ही ऐसे डाउट में थी कि ये कैसे कर दिया मैंने इतना सारा। बिल्कुल, लेकिन सफलता जब हाथ में हासिल है तो सारी चीजें, सब कुछ भुलाई जा सकती है, और वो सफलता आज आपके पास है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सारे बच्चे जानना चाहते हैं। श्वेता नेगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अच्छी रैंक 69 हासिल कर ली है, और इस समय रैंकर्स बन के इंटरव्यू दे रहे हैं। बच्चे चाहते हैं कि श्वेता नेगी की जगह हम आए, अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर आए और हम बोजला सर को इंटरव्यू दे सके। तो वो चाहते हैं आपसे एक सजेशन, एक ऐसा रामबाण, ऐसा टिप्स, एक ऐसा सजेशंस दे कि वो अगली बार आपकी जगह पे वो इंटरव्यू दे सके। हाँ, ये सर जरूर मैं अपने जो भी आने वाले जूनियर्स हैं या फिर जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को छोड़े ना। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, बीच में आपका मन उठ जाएगा या फिर आप बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। जो भी कुछ हो रहा है अपनी प्रिपरेशन मत छोड़िए, थोड़ा 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 रोज पढ़ते रहिए, थोड़ा हिम्मत नहीं हारनी है और ट्रू रहना है। टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, मतलब तुम्हें ऑनेस्ट रहना है कि हाँ मैंने पढ़ा है आज। अपने साथ चीटिंग नहीं करनी है, अपने साथ बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है। मतलब मैं अकेली रहती थी, मैं खुद सोचती थी कि खुद के साथ चीटिंग कभी नहीं हो सकती। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने विश्वास से यहाँ पे रखा है, इतने विश्वास से वो मेरे को बोल रहे हैं कि तुझसे हो जाएगा, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है, रोज 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 प्रैक्टिस करना है, रोज 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 रिवाइज करना है, जितना हो सके उतना करना है। थोड़ा करो लेकिन क्वालिटी मैटर्स, अच्छा अच्छा करना है। बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत
अच्छी बात बोली है कि सबसे पहले तो खुद के साथ चीटिंग नहीं करना है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है घर से दूर रहते हैं और जब घर से दूर रहते हैं तो ये सोच लेते हैं कि यार मुझे तो कोई कहने वाला है नहीं, मुझे तो कोई कहने वाला है ही नहीं, मेरे पापा-मम्मी यहाँ पे है नहीं। पापा-मम्मी खेत के अंदर काम कर रहे होते हैं और बच्चा सिटी के अंदर एक रूम लेके मेहनत कर रहा होता है। तो बच्चे को समझना होगा कि वो यार पसीने का पैसा आपके पास आ रहा है। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप पैसा कोचिंग में लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, वो सारा पैसे का निचोड़ निकाल के एक रैंक लेके आनी है। तो बच्चे को खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ा। पहली बात तो ये आपने बोली है। दूसरी बात जो आपने बोली है, कंसिस्टेंसी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लगातार आप रोजाना टीएनसी के साथ पेपर देना है, खुद को एनालिसिस करना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और उसके अंदर रोज इंप्रूवमेंट करने की आपको हमेशा है। और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट बोली है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना मैटर करता है और वो क्वालिटी टीएनसी आपको हमेशा प्रोवाइड कर रही है। टीएनसी के साथ आप लगातार मेहनत करें, आगे बढ़े और एक रैंकर्स बन के निकले। ये आपने सजेशंस दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चीजें सारे एस्पिरेंट्स को बताई है। आने वाले समय में वो आपको फॉलो करेंगे, आपसे सीखेंगे और कंटिन्यूसली वो आगे आने वाले समय में श्वेता नेगी की जगह वो आके इंटरव्यू देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंटरव्यू सेशन को आपने अटेंड किया, बहुत बहुत अच्छा सजेशन दिया। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती उत्तराखंड से आते हैं उस धरती का नाम, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है वहां के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।